हेलो प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने अगले टॉपिक को। और अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलो देखते हैं, समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटे, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो ये डिफाइन किया जाता है अगर आपके पास दो चार्ज हों, एक और ये दूसरा, एक पर आपने मान लो प्लस क्यू चार्ज दिया है और एक पर आपने मान लो माइनस क्यू चार्ज दिया है। मतलब चार्ज जो दोनों पॉइंट पर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो मान लूँ मैं 2a, ठीक है, इस तरीके से। तो डाई मतलब क्या होता है बेटा, डाई मतलब दो होता है और पोल मतलब पोलैरिटी। तो दो पोलैरिटी है, एक प्लस पोलैरिटी है और एक माइनस पोलैरिटी है, तो दो पोल हो गए बेटे, है ना। क्या किस रूप में है ये, इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली दी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बहुत पास हैं। ठीक है, ऐसा जब अरेंजमेंट होता है हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सो वी विल राइट हियर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance is called electric dipole. A pair of equal and opposite charge separated by small distance is called electric dipole. तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लो, प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये एक छोटा सा डिस्टेंस है इसके बीच में, हमने इसको क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल कह दिया। ठीक है बेटे, अब आपको क्या करना है, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो अगर आपको इसका नेट चार्ज पूछा जाए, नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बेटे क्लियरली आप कह सकते हो कि चूंकि एक डाइपोल के ऊपर जितना प्लस उतना माइनस चार्ज होता है, तो नेट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू नेट जो होता है डाइपोल का, वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक और क्वांटिटी हमको डिफाइन करना होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, गिव द नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो बेटा आपने देखा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, तो दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है ना, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है। तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लिया, ठीक है, तो उस चार्ज को आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसके बीच के डिस्टेंस से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट वी विल राइट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, कि इट इज डिफाइंड एज the product of any of the charge and the small distance between them, उनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। वेल अंडरस्टूड। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो है हम लोग P से शो करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय P वेक्टर। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर वेक्टर का सिंबल लगाया है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, मैंने बोला दोनों में से कोई एक चार्ज लो भैया और उनके बीच का डिस्टेंस लो, तो q इंटू टी टू ए है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस करोगे तो आपको क्या हो जाएगा। तो अगर आप इस डिस्टेंस को सिंपली l लिखते हो तो आप इसको q इंटू एल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा मैंने 2a क्यों लिया है वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये इससे आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया भाई, तो डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर है। तो वेक्टर के लिए आपको ध्यान रहे कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, okay, it is always directed from negative charge to positive charge। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ओके, और इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज का क्या होता है कूलम और लेंथ का क्या होता है मीटर। तो इसका SI यूनिट होता है, its SI unit is coulomb meter, ओके, CM। ओके, तो ये हो गया इसका SI यूनिट। अगर आप चाहो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे बेटे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, है ना बेटे, चार्ज का क्या हो जाता है, चार्ज का हो जाता है AT और लेंथ का क्या हो जाता है L। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो ATL, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। सो वी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमने देखा। क्लियर मेरी बात। अब हम क्या करेंगे बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना, सॉरी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये चीज हमें जानना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो चलो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। तो आपको जैसा कि पता है आपको इसमें क्या लेना होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेना होता है। तो -q एंड +q दो हमने चार्ज बना लिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने बोल लिया भाई 2a, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं यहाँ पर दो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। देखो ये एक हमने लाइन ड्रॉ की है, इसको कहते हैं डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। ठीक है, तो क्या होता है डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस ये होता है बेटा एक, अगर हमने कोई इमेजिनरी लाइन खींच दी दोनों चार्जेस को मिलाते हुए, ठीक है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन जो होता है उसको हम डाइपोल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, दी इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस of an electric dipole is called, okay, the imaginary line joining both the charges of an electric dipole is called dipole axis। okay, अब इस डाइपोल का मान लो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है तो बेटा इसके बीच 2a था तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, एंड ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इसलिए हमने इसके बीच का डिस्टेंस को क्या लिया था, a लिया था। ठीक है, अब इस डाइपोल एक्सिस पर मिड पॉइंट पर अगर एक आप ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग
इक्वेटोरियल एक्सिस, क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस। वेल, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटोरियल एक्सिस। तो दो एक्सिस है यहाँ पर, डाइपोल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस आप समझ गए। इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करते हैं। इक्वेटोरियल एक्सिस तो क्या हो गया बेटा? अगर हम एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट मिड point of an electric dipole a perpendicular line drawn at midpoint of an electric dipole axis is called, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है मिड पॉइंट पर, एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस। तो आपको समझ में आ गया बेटा इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है और डाइपोल एक्सिस क्या होता है। तो अगर आप डाइपोल एक्सिस पर कोई पोजीशन लेते हो, हम उसको एक्सियल पोजीशन कहेंगे, और हमें अगर इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड पोजीशन हो गए क्या फाइंड करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? केस लेंगे। हमें क्या करना है बेटा? क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर केस लेंगे हम, केस 1 एट एन एक्सियल पोजीशन। कहां निकालना है हमें? एक्सियल पोजीशन पर निकालना है, यानी एक्सिस पर निकालना है। अभी अभी आप देख ही चुके हो, है ना, कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है। तो ये मान लो माइनस क्यू चार्ज बेटा, और ये समझो प्लस क्यू चार्ज है। ये आपका एक्सियल लाइन हो गया, ये इसका मिड पॉइंट है। देखो बेटा, है ना, ये इसका मिड पॉइंट है। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या? ए, ये डिस्टेंस क्या? ए। ठीक है, ऐसा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस पॉइंट पर मुझे फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर, ठीक है, तो डाइपोल से इस पॉइंट तक की दूरी कौन सी होगी? तो याद रखना बेटा, जब भी आपसे डाइपोल से डिस्टेंस बोला गया है तो वो डिस्टेंस कहां से लोगे? उसके मिड पॉइंट से लोगे। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट ये हो गया बेटा इसका, है ना, यहां से वो दूरी है सब जो कितना? डी। ये डिस्टेंस कितना है? डी है। डी डिस्टेंस पर हमें क्या करना है? फील्ड पता करना है। वेल, चल तो करते हैं। तो बेटा क्या करोगे आप? मैंने बोला है हमेशा कभी भी आपको फील्ड निकालना हो अपनी मर्जी से क्या डालो? +1 कूलम डालो, है ना। +1 कूलम डालने के बाद आप इस पर, तो यहाँ बेसिकली क्या है बेटा? दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के कारण यहाँ फील्ड होगा, दोनों का नेट निकालना है। तो पहले इसके कारण निकालता हूँ बेटा, -q चार्ज के कारण। -q उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो बेटा इसके कारण जो फील्ड होगा वो किधर होगा? इस तरफ होगा। इसको हमने क्या बोला? E -q, है ना, -q के कारण है ना ये, तो हमने इसको नाम रख लिया E -q। तो कितना हो जाएगा बेटा? क्या फॉर्मूला है? kq/r²। तो चार्ज इसका कितना है? q, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो तो यहाँ से यहाँ तक d है और यहाँ से यहाँ तक a है, तो d + a हो जाएगा बेटा। तो d + a का होल स्क्वायर हो जाएगा, d + a का होल स्क्वायर। kq/r² होता है कि नहीं, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला, वही हमने यूज कर लिया। तो एक चीज हमें निकल गया। अब इसके कारण क्या होगा बेटा? ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाले फील्ड को नाम रख दिया हमने, मान लो E + q। ठीक है, तो E + q क्या हो जाएगा? E + q हो जाएगा kq/r² होता है बेटा। तो kq अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? देखो तो ये टोटल d है, ये a है, तो इधर क्या बचा बेटा? d - a। तो d - a का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आप आसानी से देख पा रहे हो बेटा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। और इन दोनों में कोई भी देख करके बता सकता है कि कौन सा बड़ा है। ये वाला बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस छोटी है, तो ये बड़ा है। तो बेटा नेट किधर आएगा? जो बड़ा है। तो नेट क्या है? नेट बड़ा कौन है? +q वाला। तो इसका जो नेट फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, है ना। ई नेट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? ई नेट देयरफॉर
ई नेट इक्वल्स टू बड़ा माइनस छोटा यानी प्लस क्यू माइनस क्यू वाला है ना, दोनों फील्ड का माइनस कर देंगे तो ई, अच्छा ये जो ई हम निकाल रहे हैं वो कहाँ निकाल रहे हैं बेटा, एक्सियल पोजीशन पे, इसलिए हमने इसका नाम ई एक्सियल रख दिया। ई प्लस क्यू जो है देखो क्या आया है, के क्यू बाय डी माइनस ए का होल स्क्वायर, वैसे माइनस करना पड़ेगा हमें, के क्यू अपॉन डी प्लस ए का होल स्क्वायर। सो क्या चल कर के आएगा हमारे पास, के क्यू कॉमन हो जाएगा बेटे, 1 बाई डी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं के क्यू, तो ये हो जाएगा बेटा डी माइनस ए का होल स्क्वायर डी प्लस ए का होल स्क्वायर है ना, ऊपर हो जाएगा डी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, ऐसा होता चला जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हो जाएगा बेटा, तोड़ दो इसको है ना, एक्सपांड कर दो, तो आएगा के क्यू इंटू है ना डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ad अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर डी प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या कट रहा है बेटा, देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, के क्यू इंटू 2 टाइम्स 2ad अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर डी प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब देखो इसको हम k इंटू क्यू इंटू ये देखो 2a यहाँ ले आता हूँ, q इंटू 2a, अब क्या बचा बेटा, 2 बचा है उसको इधर ले आया, इंटू डी अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर डी प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो बेटे अभी हमने पढ़ा था कि q और 2a इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है, और चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो इस चीज के बदले q इंटू 2a के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड रख सकते हैं। तो क्या आ गया बेटा, देखो 2kpd बाय डी स्क्वायर माइनस डी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ रहा है हमारा फाइनल आंसर। ठीक, क्या आया बेटे, ई एक्सियल 2kpd अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर डी प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे अगर हम ये मान के चलें, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या डिफाइन किया है बेटा कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें इफ d इज मच 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 ग्रेटर देन a है ना, इसकी रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होगा बेटा, जो a है वो निगलेक्ट हो जाएगा है ना, a को निगलेक्ट कर दोगे बेटा तो फिर ई एक्सियल क्या बचेगा, देखो 2kpd अपॉन यहाँ सिर्फ d बच जाएगा तो d स्क्वायर, यहाँ भी सिर्फ d बच जाएगा तो d स्क्वायर, एक d कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या आ रहा है देखो 2kp बाय डी क्यूब ई एक्सियल। ठीक है, तो एक्सिस पर जो फील्ड आया वो क्या आया, 2kp बाय डी क्यूब, ये जो आया बेटा वो क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ई एक्सियल 2kp बाय डी क्यूब। अच्छा k क्या है बेटा, पता ही है ना, कांस्टेंट 1/4πε0। p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और d क्या है, डाइपोल से डिस्टेंस है। डाइपोल से डिस्टेंस यानी डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस। अच्छा बेटा डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन देखो तो मैंने बोला इस तरफ है, ई नेट है ना, नेट फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा इस तरफ इसका डायरेक्शन है, तो इस तरफ और कौन सा वेक्टर है याद करो तो बेटा मैंने अभी बोला कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो -q से +q की ओर होता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो है इसका, उसका भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है, p वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है, फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है ना।
तो बेटा डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो ये हम यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे बेटा। अब देखो ये डायपोल मोमेंट का क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ये इस डायपोल मोमेंट का क्या है? डायरेक्शन है। दोनों मिलकर के हमें क्या दे देंगे? वेक्टर दे देंगे। तो हम इसको वेक्टरली कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2kp/d³ एक्सिस पर, एक्सियल। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? इसका डायरेक्शन जो है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे इट इज डायरेक्टेड along the direction of dipole moment, ठीक है। तो आपको याद रखना है दो बातें कि एक्सिस पर क्या होता है फील्ड, तो 2kp/d³ होता है कब के केस में? जब d मच ग्रेटर देन होता है a, और दूसरी चीज कि इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हमने निकाल लिया बेटा एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना हो, ठीक है, तो हम ले रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सेकेंड केस एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, केस 2 एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगेन ये मान लो हमारा -q है, और ये मान लो हमारा +q है। इसके बीच का डिस्टेंस ये मान लो मिड पॉइंट है, तो ये a हो गया बेटा, और इधर भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब एक्सियल पोजीशन पर, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर मान लो ये वो पॉइंट है जहां मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है। तो डायपोल से डिस्टेंस यानी मिड पॉइंट से डिस्टेंस, तो मिड पॉइंट से ही ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या ले सकते हैं? d ले सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये हमने ऑलरेडी क्या ले रखा है? a ले रखा है। ये हमने ऑलरेडी क्या ले रखा है? a ले रखा है, ठीक। तो बेटे अगेन मैंने क्या बोला है आपको? जहां भी आपको फील्ड निकालना है वहां से अपनी मर्जी से क्या डाल देंगे? +1 कूलम चार्ज डाल देंगे। डाल दिया तो इसके कारण ये क्या होगा बेटा? इसके कारण ये क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो इस तरफ आएगा, है ना। इसको क्या नाम रख लिया मैंने? E-q। और प्लस के कारण प्लस को क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये किधर चला जाएगा? इस तरफ चला जाएगा, E+q। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये भी हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? ये d है, ये a है, पाइथागोरस यूज करेंगे, d² + a² हो जाएगा। ये भी वही हो जाएगा, d² + a² हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो हम पहले निकाल लेते हैं बेटा E-q। तो E-q क्या हो जाएगा बेटा? इसके कारण है, तो क्या है फॉर्मूला? kq/r²। तो kq और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? √d² + a² का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा? kq, रूट गायब हो जाएगा, d² + a² हो गया, -q। सिमिलरली +q की वजह से देखोगे तो E+q हो जाएगा kq अपॉन अगेन √t² + a² का होल स्क्वायर, रूट गायब, kq अपॉन d² + a², ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि E-q और E+q को जो वैल्यू है वो एक ही है। तो E-q बराबर है E+q के, और मान लो हमने इसको बोल दिया E, जो कि कितना के बराबर आया है? kq/d² + a² आया है, ठीक है। तो बेटे इस पॉइंट पर दो फील्ड हो गए, है ना। इस पॉइंट पर दो फील्ड हो गए। आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? मान लो मैंने बोला ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। अब ये और ये क्या है बेटा? है ना, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो गया? थीटा। इस तरीके से तो क्या हो रहा है बेटा? एक फील्ड इधर था E, और एक फील्ड इधर था E, और ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ये हमें सॉल्व करना है।
तो कैसे करेंगे, तो भाई ब्रेक कर लो, है ना, रिजॉल्व कर लो। ई को इधर तोड़ोगे बेटा क्या होगा, ई कॉस थीटा, और एक चला जाएगा ऊपर ई साइन थीटा। सिमिलरली इसका और तोड़ोगे तो एक और ई कॉस थीटा इधर और एक ई साइन थीटा इधर। तो क्या देख पा रहे हो बेटा, ये वाला और ये वाला इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिर्फ इस तरफ बच रहा है ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, 2e cos थीटा। ठीक है, तो जो नेट फील्ड आ रहा है ये ही बच रहा है। तो नेट फील्ड देखो क्या आ रहा है, 2e cos थीटा, और ये इक्वेटर पे हमने निकाला है ना, तो इसको e इक्वेटर कह लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है बेटा 2, और e कितना था, e था KQ अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा, cos थीटा क्या लिख सकते हो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है a अपॉन हाइपोटेनियस है रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसा आ गया। तो अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू क्यू इंटू 2 इंटू ए, तो 2a अपॉन यहाँ पर पावर क्या था बेटा 1, यहाँ पर पावर 1/2 ऐड हो जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो ई इक्वेटोरियल जो आ रहा है ना, ई इक्वेटोरियल जो आ रहा है वो आ रहा है k इंटू, अच्छा q इंटू 2a, अगेन क्या चीज है बेटा, डाइपोल मोमेंट है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसा आ गया। तो अगेन यहाँ पर भी अगर हम मान के चले कि d बहुत बहुत बड़ा है a से, तो a क्या हो जाएगा बेटा, निगलेक्ट हो जाएगा, तो देयरफॉर ई इक्वेटर जो है वो आ जाएगा kp अपॉन डी स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, kp बाय डी क्यू, ई इक्वेटर क्या आ गया, kp बाय डी क्यू। अब देखो बेटा इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखो किधर आया है, इस साइड आया है, इसका जो नेट फील्ड है उसका डायरेक्शन इस साइड आया है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर था बेटा, इस तरफ था, और फील्ड का डायरेक्शन देखो उसके अपोजिट आया है क्या, है ना, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, ये इस तरफ तो ये इस तरफ, तो है ना, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा, ये मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर p लगाना पड़ेगा, माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर p लगाना पड़ेगा, तो ऐसा हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के, अब p क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये उसका डायरेक्शन, तो भाई मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया, तो वो कंप्लीट वेक्टर हो गया, तो माइनस के पी वेक्टर बाय डी क्यू, दिस इज ई इक्वेटोरियल। क्या मतलब हुआ इसका भाई, कि मैग्नीट्यूड कितना है, के पी बाय डी क्यू, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट है। ठीक, चलो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ई एक्सियल आपका आया बेटा 2kp बाय डी क्यू, डायरेक्शन क्या था, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में था, ये क्या था, अलोंग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल क्या है, kp बाई डी क्यू, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में है ये। ओके, अब बेटा अगर हमें कोई पूछे कि इनमें और इनमें क्यों कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। कितना बड़ा है, अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूं तो देखो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल क्या हो जा रहा है, 2, यानी ई जो एक्सियल होता है वो 2 टाइम्स होता है ई इक्वेटोरियल के। ठीक है, मतलब एक्सियल फील्ड जो है वो इक्वेटोरियल फील्ड से 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है अगर दोनों डिस्टेंस सेम है। सेम डिस्टेंस पर एक्सिस पर हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको समझ में आ गया बेटा कि अगर कोई एक्सियल पोजीशन होगा तो कैसे निकालना है, और कोई इक्वेटोरियल पोजीशन है तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमने देख लिया। अब बेटा हर समय पोजीशन जो है
हमें फील्ड जो है इन्हीं दो पोजीशन पे निकालना हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई अदर पोजीशन भी आ सकता है, किसी और पोजीशन पे बोल दिया तो फिर कैसे करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि हमें एक और एक्सप्रेशन पता होना चाहिए जो हमें ये बताए कि किसी भी जनरल पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फील्ड क्या होगा। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केस नंबर 3। केस 3 एट एनी जनरल पोजीशन, किसी भी जनरल पोजीशन पर चाहिए हमें, ठीक। तो अगेन फॉर एग्जांपल ये मान लो बेटा माइनस क्यू, ये हो गया हमारा प्लस क्यू, हाँ, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो ये ए हो गया, इधर भी क्या हो गया, ए हो गया, है ना। पहले हमने इस पोजीशन पे लिया या इस पोजीशन पे लिया, अब हमें कोई भी पोजीशन चाहिए, चलो ये यहां पर निकालना है मुझे, ठीक है, इस जगह पे पी। तो फिर क्या करेंगे? तो बेटा ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या हुआ डाइपोल से डिस्टेंस यानी मिड पॉइंट से डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा डी। ये सपोज एंगल जो है थीटा है ना, ये एंगल कितना है, सपोज थीटा है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है बेटा? माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, वेक्टर पी का डायरेक्शन, ठीक है। तो बेटा पी जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? यस, पी को ब्रेक किया जा सकता है। तो पी को अगर हम ब्रेक करें तो एक आएगा इधर पी कॉस थीटा, ये क्या हुआ, पी का ये वाला कंपोनेंट हो गया, और एक आएगा क्या, पी साइन थीटा। ऐसा दो कंपोनेंट टूट गया, है ना, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। अब बेटे जो डाइपोल का ये कंपोनेंट है उसके लिए ये क्या है, एक्सियल पोजीशन है, अलोंग द डायरेक्शन है, एक्सियल पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन पर अभी अभी हमने निकालना सीखा कि फील्ड कितना होता है। तो हमने देखा 2kp/d³ और वो डाइपोल के डायरेक्शन में होता है, तो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। इसको हमने अगर क्या बोल दूं, 2kp था, p यहां पर कितना है बेटा, p cos थीटा, तो p cos थीटा अपॉन dq, है ना, ये हो गया आपका इसके कारण, एक्सिस वाले के कारण। अब ये वाला देखो, है ना, इस डाइपोल के लिए ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इक्वेटर पर क्या था बेटा, इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में होता था, ये इधर है तो इसके कारण क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और फॉर्मूला क्या था, kp/dq, तो kp, इसका p कितना है, p साइन थीटा अपॉन dq, है ना। ऐसा दो कंपोनेंट मिल गया है। इसको अगर हमने बोल लिया E1 और इसको हमने मान लो बोल लिया E2, ठीक है। तो ऐसे दो ये मिल गए बेटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। दो फील्ड है तो इसका रिजल्ट निकाल लेंगे बेटा। सपोज ये आया हमारा इन दोनों का रिजल्ट, तो कैसे निकालोगे बेटा रिजल्ट? तो ऑब्वियसली दिख रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू सीधा स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू कितनी है देखो, 2kp cos थीटा बाई d³। तो 2kp cos थीटा बाय d³ का होल स्क्वायर प्लस E2 कितना है, kp sin थीटा बाय d³, तो kp sin थीटा बाय d³ का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाए। तो बेटा आप एक चीज देख रहे हो कि जो kp बाय d³ है उसका स्क्वायर दोनों में है, तो kp बाय d³ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा चुपचाप से। तो kp बाय d³ आराम से बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो kp बाय d³ स्क्वायर रूट, इसमें से 3 cos स्क्वायर थीटा एक साथ रखता हूँ, एक cos स्क्वायर थीटा अलग कर लेता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सभी बच्चों को पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये निकल के आ रहा है kp बाई d³ स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पोजीशन।
एट एनी जनरल पोजीशन। ये हम कहीं पे कोई भी एंगल दिया रहे हम निकाल सकते हैं। तो बेटा ये जो है रामबाण हो गया, ये हर केस के लिए लागू है। तो इसके पहले जो दो केस पढ़े उसके लिए भी ये लागू है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सिस पे जाते हो, एट एक्सिस, एक्सियल पोजीशन है ना, थीटा क्या हो जाता है, एक्सिस पर जाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये थीटा क्या हो जाएगा 0। तो थीटा क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 रखोगे तो cos 0 1, 3 + 1 4, 4 का 2, तो आ जाएगा 2 kp फिर से, है ना। तो ए एक्सियल क्या हो जाएगा 2 kp/d³। सिमिलरली एट इक्वेटोरियल जाओगे, एट इक्वेटोरियल जाओगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये ऐसे घूमना पड़ेगा आपको इक्वेटर पे जाने के लिए। थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है, तो 1 रह जाएगा, तो kp/d³ बच जाएगा। तो ई इक्वेटर kp/d³ हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है बेटा, कोई भी कंडीशन में हमें निकल जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, kp/d³ √1 + 3 cos² थीटा इन जनरल केस में। अच्छा, यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं बेटा, रिजल्टेंट का हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेट्स से कि ये एंगल क्या है, फाई है, ठीक है, ये एंगल क्या है, फाई है। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, kp sin θ/d³ एंड बेस कितना है 2 kp cos θ/d³। तो kp/d³ एंड kp/d³ कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है बेटा 1/2 sin θ/cos θ। तो क्या हो गया देखो 1/2 tan θ, ठीक है। tan phi इक्वल टू दैट इज phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan θ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल पता कर सकते हो, ठीक है। ये एंगल क्या होगा वो पता कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस के साथ पूछ रहा हो, एक्स एक्सिस के साथ पूछ रहा हो, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा बेटा थीटा प्लस फाई हो जाएगा, है ना, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो जैसे भी एंगल पूछे आप बता सकते हो। ओके, यहाँ से पूछा तो फाई ओनली, हॉरिजॉन्टल के साथ पूछा तो थीटा प्लस फाई, थीटा आपको गिवन ही रहेगा, है ना, फाई निकालना रहेगा। ओके, तो दिस इज फॉर एनी जनरल पोजीशन। तो आई होप कि आपको डायपोल के बारे में अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, अब अगर हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी फील्ड में रख दिया तो उस पर क्या इंपैक्ट होगा ये हम देखेंगे। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब बेटा एक्सटर्नल फील्ड जो है, याद करो हमने डिस्कस किया था, ये दो टाइप के हो सकते हैं, है ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि ये जो है यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है। ओके, तो पहले हम क्या ले लेते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड ले लेते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लेकर के बात करेंगे। तो केस 1 ले लेते हैं, केस 1 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो देखते हैं। अगर मान लो ये -q और ये +q, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म फील्ड है इस डायरेक्शन में, कैपिटल E। ओके, अब मुझे एक चीज तो अच्छे से दिख रहा है कि जो डायपोल है, डायपोल उसका डायरेक्शन किधर है, -q से +q की ओर होता है,
तो ये मैंने पी का डायरेक्शन बना दिया, और इधर क्या है, फील्ड का डायरेक्शन है। हाँ, अगर मान लो इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, किसके किसके बीच में, डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का डायरेक्शन एंगल क्या है, थीटा है। एक चीज और आपको क्या पता है बेटा, ये हमने क्या लेते थे, 2a लेते थे, तो ये 2a है। हाँ, चल अब क्या होगा समझते हैं। तो हमको पता है बेटा कि किसी चार्ज को किसी फील्ड में रख दो तो फोर्स लगता है ना, इंडिविजुअली हम सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पर किधर लगता था फोर्स, याद करो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लग जाएगा, F, हाँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, Q इंटू ई, इतना फोर्स लग जाएगा इसके ऊपर। नेगेटिव चार्ज पे क्या होता था, नेगेटिव चार्ज पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इस पर इधर लग जाएगा F इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मुझे पहले बताओ एक चीज, इफेक्ट देख रहे हैं ना हम लोग, तो हम देखेंगे कि फोर्स लग रहा है कि नहीं, टॉर्क लग रहा है कि नहीं, है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। तो पहला चीज हम ये देख रहे हैं कि इस पर फोर्स क्या कितना लगेगा, तो F नेट लगेगा कि नहीं। तो देखो बेटा, QE फोर्स इस तरफ लग रहा है और QE फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो वो उसका नेट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक इधर QE लग रहा है, एक उधर QE लग रहा है, ठीक है, प्लस QE और माइनस QE हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसमें नेट फोर्स क्या लगता है, 0 लगता है, मतलब फोर्स नहीं लग सकता इसमें। आ रही बात समझ में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड समझ में आ गया। सेकंड चीज जो है वो है टॉर्क देखते हैं बेटा। तो टॉर्क क्या होता है आप बताओ। टॉर्क होता है बेटा, या मोमेंट ऑफ कपल जिसको बोलते हो, क्या होगा टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल। ये कपल फॉर्म करेंगे ना, कपल फॉर्म करेंगे कि नहीं। देखो इक्वल है ना, अपोजिट फोर्स है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, याद करो, है ना। कपल फोर्स पढ़े थे हम लोगों ने क्लास 11th में। ओके, तो मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालते थे बेटा, टाउ, क्या फॉर्मूला होता था, दोनों में से कोई भी एक फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो सी, अगर ये थीटा है, ओहो, अगर दोनों के बीच ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बेटा, थीटा है। ये 2a है, ठीक है, ठीक है, तो ये 2a है, तो ये इधर क्या आ जाएगा बेटा, इसका जो कंपोनेंट है इधर 2a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2a sin थीटा। दिस विल बी 2a sin थीटा। तो देखो फोर्स कितना था, Q इंटू ई, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। ऐसा हो गया। तो बेटे Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a एक साथ, और E sin थीटा। ठीक है, Q इंटू 2a क्या होता है, Q और 2a क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है, ये आपको क्या दे देगा, डाइपोल मोमेंट दे देगा। तो ये हो गया आपका P। तो क्या आ गया देखो बेटा, PE sin थीटा, टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया, PE sin थीटा। वेल क्या हो जाएगा बेटा, PE sin थीटा। क्या हो रहा है, ओके। तो टाउ जो होता है, टॉर्क जो होता है वो कितना होता है, PE इंटू साइन थीटा होता है। आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E भी लिख सकते हो, P क्रॉस E, क्योंकि P
इनका जो डेफिनेशन है वो भी क्या होता है बेटा, पी ई साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो पी क्रॉस ई लिख सकते हो, अदरवाइज आप मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना चाहते हो तो पी ई साइन थीटा लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा बेटा कि इस सिचुएशन में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो उस समय टॉर्क नहीं लगता लेकिन फोर्स नहीं लगता लेकिन टॉर्क लग सकता है, फोर्स नहीं लगता लेकिन टॉर्क लग सकता है, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझा। अब ये जो टॉर्क लगेगा, ये जो टॉर्क लगेगा वो अगर थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन टाउ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, इन दैट सिचुएशन पी साइन 90, साइन 90 क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क लग जाएगा P इंटू ई, ठीक है। तो थीटा जब जीरो होता है उस समय टॉर्क जीरो लगता है, थीटा 90 डिग्री होता है उस समय मैक्सिमम टॉर्क लगता है, और वो कितना होता है, P इंटू ई होता है, ठीक है। आपको टाउस ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। देखो यहाँ नहीं भी लग रहा है तो लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। थीटा जब जीरो है इसका मतलब क्या है बेटा, थीटा जीरो होने का क्या मतलब है, थीटा जीरो होने का मतलब है कि P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। और थीटा 90 होने का क्या मतलब है भाई, P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया आपका, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। केस 2 की बात करेंगे जब हम फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लेंगे। केस 2 इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है ना, मान लो कि जो फील्ड है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर क्या होगा, अगेन -q ले लिया और +q ले लिया, ठीक है। फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x के साथ समझो कि बढ़ रहा है, x के साथ बढ़ रहा है। तो अलग अलग जगह पर फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लो यहाँ पर जो फील्ड है का मैग्नीट्यूड है वो E1 है, और यहाँ पर जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो E2 है, बढ़ चुका है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो क्या करोगे बेटा, इस पर फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, इस पर फोर्स Q इंटू E1 लगेगा फील्ड के अपोजिट में, और इस पर क्या लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा कितना, QE2। तो इस बार क्या हो रहा है, आपका जो फोर्स है वो अपोजिट तो है लेकिन बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं है, QE2 और QE1 बराबर नहीं है, क्योंकि E2 और E1 बराबर नहीं है ना। E2 और E1 बराबर होता तो ये यूनिफॉर्म फील्ड होता है ना, E2 और E1 अलग है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इस बार जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं आएगा, मतलब नेट फोर्स आएगा, यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स आएगा। कितना होगा वो नेट फोर्स बेटा, तो F नेट जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा QE2 माइनस QE1, है ना। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, QE2 माइनस QE1। तो Q कॉमन ले लो बेटे, E2 माइनस E1 हो जाएगा F नेट, ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, अगर मान लो मैं कहूं ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको नेट फोर्स आएगा
एंड सेकेंड चीज टॉर्क, टॉर्क तो लगता ही था, तो टाउ का तो फॉर्मूला वही होगा आपका क्या बेटा, P क्रॉस E या PE साइन थीटा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, आपको टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा, है ना, टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड में क्या इंपैक्ट होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या इंपैक्ट होगा, ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, केस 2 हो गया बेटा आपको। तो क्या याद रखना है, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क लग सकता है या नहीं भी लग सकता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होगा, फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है टॉर्क। ठीक है, ध्यान रहे। ओके, अब हम देखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external field, work done in rotating an electric dipole in external field। ठीक है, चलो तो बेटे अगर मान लो कि यहाँ पर एक डाइपोल है -q + q और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। और तो आपको पता है इनके ऊपर क्या लगता है बेटा, टॉर्क लगता है ना, इनके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है, तो हमने पढ़ा है P क्रॉस E यानी PE साइन थीटा। ठीक है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। वेल, अब इसके कारण अगर मान लो एक छोटा सा एंगल, टॉर्क लगेगा तो बेटा क्या होगा, घूमेगा, है ना, टॉर्क लगेगा तो ये क्या होगा, घूमेगा। मान लो छोटा सा एंगल घूम गया d थीटा, तो वर्क डन कितना होगा, तो आपको पता है एंगुलर मोशन में वर्क डन क्या होता है, dw इक्वल्स टू टाउ d थीटा होता है। ठीक है, कितना होता है, टाउ d थीटा। तो वर्क डन जो है कितना हो जाएगा, टाउ आपके पास है देखो PE साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, d थीटा। ये छोटा सा वर्क डन हुआ। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है बेटा, टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। टोटल वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ dw मतलब PE साइन थीटा d थीटा। लिमिट क्या लोगे बेटा, मान लो आपने θ1 से घुमा के θ2 कर दिया। ठीक है, θ1 से θ2 तो क्या हो जाएगा, देखो PE तो कांस्टेंट टर्म है, साइन थीटा का ये करोगे θ1 से θ2 तो PE क्या होता है बेटा, cos थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, माइनस cos थीटा, θ1 से θ2 तक। तो PE माइनस बाहर कर लिया, क्या हो जाएगा, cos θ2 माइनस cos θ1। तो देखो वर्क डन कितना आया, -PE cos θ2 माइनस cos θ1। दिस इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। ठीक है, रोटेटिंग अ डाइपोल। अब अभी जो हमने वर्क डन निकाला है वो किसके कारण निकाला है बेटा, किसके कारण निकाला है, फील्ड के कारण, जो टॉर्क मतलब इंटरनल मैटर, इंटरनल हो रहा है, इंटरनली ये चीज हो रहा है। ठीक है, इंटरनली हो रहा है। अब वर्क डन निकल गया आपको, अब आपको क्या करना है, ये क्या हो गया, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस हो गया। हाँ, अब मान लो हमें निकालना है कि आपको पता है जब भी वर्क डन होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी stored in an electric dipole in field। ठीक है, तो बेटे हमने क्या पढ़ा है कि चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो इक्वल टू होता है वर्क डन बाय माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, डेल यू। तो अभी जो हमने निकाला है वो किसकी वजह से निकाला था, इंटरनल यानी फील्ड, और फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव, तो ये कंजर्वेटिव के कारण ही है, ठीक है। तो रख देंगे यहाँ पर माइनस, और पहले से क्या है माइनस, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऐसा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना, ये आ गया आपका डेल यू। अब डेल यू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। मान लो बेटा कुछ तो गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, डेल यू सीधा बराबर होता है। अगर ये सीधा बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, सीधे डब्ल्यू एक्सटर्नल आपका आ जाएगा, कितना आ गया, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऐसा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अगर हमने थीटा 1 को एक रेफरेंस मान लिया और उसको मानते हैं 90 डिग्री, ठीक है, थीटा 1 को 90 डिग्री माना, और इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी था वो इनिशियल था, और वो कितना था, 0 है, रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, और थीटा 2 मान लिया, कोई भी एंगल थीटा, और वो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हमने क्या मान लिया, यू फाइनल विच इज इक्वल्स टू यू। तो क्या हो जाएगा बेटा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो यू फाइनल की जगह यू आ जाएगा, है ना, यू इनिशियल 0 था, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यू बराबर क्या आया, माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है, ये कितना आ गया, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना आता है, माइनस पी ई कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट, माइनस पी ई कॉस थीटा, जिसको आप, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स याद हो तो उसके हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस पी डॉट ई लिख सकते हो, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस पी डॉट ई होता है। वेल, अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, माइनस पी डॉट ई। हाँ, वर्क डन निकालना हो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, तो माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो माइनस पी डॉट ई निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल के बारे में। इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो बेटा, कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो U क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए U क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब U आपके पास क्या फॉर्मूला था, माइनस पी डॉट ई, यानी माइनस पी ई कॉस थीटा। तो अगर हमने थीटा इक्वल्स टू ले लिया 0 डिग्री, ठीक है बेटा, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई, जो कि क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है।
तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है बेटा? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? पहला, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब क्या है बेटा? जिस डायरेक्शन में डाइपोल है उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? फील्ड होना चाहिए। डायरेक्शन फील्ड का और डाइपोल का सेम होना चाहिए, तब आपको क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है। दूसरा कहलाता है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है? इसमें u क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। u मैक्सिमम कैसे होगा बेटा? तो चूंकि u इक्वल्स टू क्या है आपके पास? माइनस पी ई कॉस थीटा है। अगर आप थीटा इक्वल्स टू ले लो, है ना, अगर आपने थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री ले लिया तो u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 180 क्या होता है बेटा? -1 होता है। तो ये देखो प्लस पी ई हो गया। तो माइनस पी ई और प्लस पी, है ना, तो ये बहुत छोटा हुआ और ये बहुत बड़ा हुआ, तो u देखो क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन निकल कर आ रहा है? कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पहला u क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और दूसरा, थीटा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? एंटी पैरेलल, है ना, एंटी पैरेलल। ये एक तरफ तो दूसरा अपोजिट साइड, है ना, इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तब ये क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। 2 हो गया बेटा। तो ये स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा वो आपको समझ, डायरेक्ट आपसे पूछेगा क्या कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, क्या कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है। और तीसरा होता है बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसमें क्या करते हैं? थीटा ले लेते हैं 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री ले लोगे तो बेटा u इक्वल्स टू माइनस पी ई, है ना, cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। रेफरेंस देखो, अभी जो हमने ये किया उसमें रेफरेंस बोला था मैंने, 90 डिग्री पर हम क्या लेंगे? रेफरेंस लेंगे, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा कि इक्विलिब्रियम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डाइपोल का। लास्ट एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे कि डाइपोल के ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा। हम इसको कहते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन। तो मान लो बेटे कि 2 डाइपोल है। एक डाइपोल ये है जिसकी डाइपोल मोमेंट क्या है? P1 है, और एक दूसरा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P2 है। ठीक है। ओके। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों डाइपोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है। तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा ये हमें निकालना है। ठीक है। इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? चलो बेटे, तो एक चीज बताओ, इसके कारण यहां पर फील्ड होगा, इसके कारण यहां पर फील्ड होगा। कितना फील्ड होगा बेटा? E1 बोल देता हूं, है ना। तो ये कौन सा पोजीशन हुआ? एक्सियल पोजीशन हुआ। एक्सियल पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला था? 2kP1 बाय dq है, यहाँ पर r है तो r³ हो जाएगा। इतना फील्ड हो गया। अब इस फील्ड में ये वाला डाइपोल रखा हुआ है P2, है ना, डाइपोल रखा हुआ है, तो इसके पास क्या होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाँ, माइनस पी डॉट ई। तो माइनस पी डॉट ई, तो P जो है सेकेंड वाला P2, और डॉट फील्ड कौन सा वाला है? E1 वाला। अब ऑब्वियसली दिख रहा है बेटा P2 का डायरेक्शन और E1 का डायरेक्शन दोनों सेम ही है, तो उनके बीच में एंगल क्या आएगा? 0। cos 0 क्या होता है? 1। तो ये सीधा क्या हो जाएगा? P2 E1। तो माइनस P2 और E1 कितना आ रहा है? 2kP1 अपॉन R³। ठीक है।
जो कि हो जा रहा है -2k p1p2 अपॉन r क्यूब, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है बेटे, तो आपको u मिल गया कितना, -2k p1p2 अपॉन r क्यूब। अब आपको फोर्स निकालना है। तो बेटे आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा F बराबर क्या होता है, -du/dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -du/dr। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, -d/dr और du कितना है, -2k p1p2 अपॉन r क्यूब। ये माइनस प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k p1 और p2 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म से बाहर आ जाएगा। d/dr किसका करोगे आप, 1/r क्यूब। 1/r क्यूब को क्या लिख सकते हो बेटा, -3 लिख सकते हो, है ना। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2k p1p2 है ना, पावर सामने आ जाता है -3 और पावर एक और माइनस हो जाता है, तो कितना हो गया, -6k p1p2 अपॉन r⁴। ठीक है, तो देखो फोर्स जो आ रहा है -6k p1p2 अपॉन r⁴ आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो माइनस क्या शो कर रहा है बेटा, नेचर जो है वो अट्रैक्टिव है, मतलब दोनों डाइपोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। और यहाँ देखो एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है कि हमने क्या देखा था बेटा, चार्ज जब एक दूसरे पे फोर्स लगाता था तो फोर्स क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² था। लेकिन यहाँ पर देखो फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कि डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। तो आप बोलेंगे बेटा r⁴, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ होता है। ठीक है, ओके बेटा।